जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। हमने को 3 भागों में बांटा था, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पाषाण काल को पढ़ा है, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने देखा कि उस समय के मानव जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में ऐसे लिख के गए थे कि लिखित साक्ष्य तो था लेकिन पढ़ा उसे नहीं जा सका, ऐसे लिखे गए थे। अब तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में हमें लिखित जानकारी भी मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और इस लिखित जानकारी को हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में एवं अन्य भाषा जो है उनमें लिखा गया जो ग्रंथ है उसी के बारे में इसकी जानकारी होती है। देखिए, इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत सारे स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिनमें लिखित साक्ष्य है हमारे पास, पुरातात्विक साक्ष्य है और बहुत सारे अन्य भी साक्ष्य हैं। लिखित साक्ष्य के रूप में हम साहित्य वगैरह को देखते हैं, और जो ऐतिहासिक या फिर पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके रूप में हम देखते हैं सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, या फिर विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपने साहित्य में लिखकर जो वर्णन किया है वो लिखित साक्ष्य के रूप में लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो पुरातात्विक इतिहास को हम पढ़ने के लिए जो मुख्य 3 सामग्रियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा होता है विदेशी यात्री और तीसरा होता है साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, देखते हैं सिक्का और अभिलेख। सिक्का जो कॉइन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, सिक्का जो होता है ना, वो अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग उन्होंने सिक्के चलाए थे, और इसी के माध्यम से हम उस समय के राजा की नीति और उस समय के जो सबसे प्रचलित, जैसे आज हमारे सिक्के पर महात्मा गांधी जी का तस्वीर है, उसी नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, उसी प्रकार से उस समय के जो सिक्के हुआ करते थे उसमें उस समय के राजाओं की तस्वीर लगा दी जाते थे, अपने परदादा वाले राजाओं की, या फिर उसके अलावा कोई जो उस समय का प्रसिद्ध जानवर जो होता था उसकी तस्वीरें लगा दी जाती थी, छाप दिया जाता था। उसी प्रकार से अभिलेख जो होते हैं, अशोक स्तंभ वगैरह टाइप से जो अभिलेख होते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। विदेशी यात्री अगला है, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री देखिए, विदेशों से अलग अलग राजाओं के टाइम पे अलग अलग विदेशी यात्री आए हुए हैं। सांग आया, फाहयान आया, सांगयून आया, ठीक है, ये सब आते गए और अपने अपने कालखंड के जो राजा थे जिसके समय पर वो आए थे उनके बारे में ये लिखते चले गए। उसी प्रकार ये अपने भाषाओं में किताब या साहित्य लिखते गए, वर्णन करते गए, और इसके हिसाब से हम उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है साहित्य। देखिए, साहित्य जो है, साहित्य का अर्थ होता है बुक से, बुक यानी कि किताब से। ये किताब जो होता है वो धार्मिक भी होता है और गैर धार्मिक भी होता है। धार्मिक का अर्थ होता है जो हमारे हिंदू किसी धर्म से संबंधित हो, मतलब हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मतलब धर्म से संबंधित हो, ऐसे ग्रंथों को धार्मिक साहित्य या धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। और जो गैर धार्मिक हो, जैसे कि चाणक्य किताब अर्थशास्त्र, नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें पूरी तरह से राजनीति के बारे में जानकारी दी है। वो क्या है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। उसी प्रकार से धार्मिक में देखते हैं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ग्रंथों में, साहित्यों में इसे बांट दिया जाता है। गैर ब्राह्मण के अंतर्गत देखते हैं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ जो हिंदू सनातन धर्म से संबंधित है उसे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत रखा गया है। गैर ब्राह्मण में हम बौद्ध और जैन 2 प्रमुख धर्मों को देखते हैं जो कि हिंदू धर्म से ही टूटकर बना था। और अगला ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, इन सभी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो पहला है उसका सिक्का देख लेते हैं। ठीक है, बाकी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के क्लास में हम लोग सिक्का देख लेते हैं। सिक्का जो है उसे हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं, टॉस करने के लिए भी काम आता है। बच्चे अगर कुछ मांगे तो 1 रुपये का सिक्का पकड़ा दो, चॉकलेट खा के आ जाते हैं। ठीक है, सिक्के को हम लोग कॉइन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अध्ययन, सिक्के का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। इंग्लिश का एक शब्द है न्यूमेस्मेटिक्स, सिक्के का अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। जो देखिए, सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता भी हम लोग पढ़ कर आए हैं उसमें जो सिक्के हमें प्राप्त हुए थे पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में, वो सिक्के जो थे टेराकोटा के बने हुए थे, अर्थात मिट्टी के बने हुए जो वो सिक्के थे। टेराकोटा मिट्टी को ही कहा जाता है। मिट्टी को आकृति दे देकर बहुत सारे खिलौने बना दिए जाते हैं, या फिर कुछ घोड़े हाथी टाइप से आकृति दे दिए जाते हैं, मटका घड़ा दे दिया जाता है। उसी प्रकार से सिक्के भी बना दिए गए। तो टेराकोटा का खिलौना बोल देते हैं, टेराकोटा का घड़ा वगैरह बोल देते हैं। तो मतलब मिट्टी के जो चीज़ें बनी होती है उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के बने हुए थे उसे टेराकोटा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य काल के टाइम पे। मौर्य काल के टाइम पे आहत या पंचमार्क के सिक्के थे। मतलब आहत मतलब उसे पीट कर मतलब उसमें निशान लगा दिया जाता है, या फिर पंचमार्क
का सिक्का, उसमें 5 चिन्ह लगाकर उसे पंचमार्क का सिक्का नाम दिया गया है। देखिए लिखावट नहीं होता था इस सिक्कों पर, केवल चिन्ह होता था, मार्क होते थे, चिन्ह केवल, ठीक है, इसलिए इसे पंचमार्क कहा जाता है। पंच यानी 5, मार्क मतलब वही चिन्ह वाला ही मार्क है ना ये, तो क्योंकि नाम जो है वो अंग्रेजों के टाइम पर रखा गया, पंच हिंदी से ले लिया गया और मार्क अंग्रेजी से ले गया। पंचमार्क जो सिक्के हैं उनमें लिखावट नहीं होता था, केवल इसमें चित्र बने हुए होते थे। ये जो आहत या पंचमार्क थे ये प्रथम धातु के सिक्के थे। टेराकोटा क्या था, मिट्टी का सिक्का था। मौर्य काल के आते आते फिर पहली बार धातु को इस सिक्के का प्रयोग किया गया मौर्य काल में, ठीक है। पर्ण चांदी के सिक्के, पर्ण मतलब जो पत्ते के समान आकृति वाले चांदी के सिक्के का प्रयोग भी मौर्य काल में किया गया। शीशे का सिक्का, शीशा अर्थात कांच, उसका जो शीशा जो धातु होता है ना, उसी का सिक्का का प्रयोग सातवाहन वंश के टाइम पर किया गया है। पहली बार सोने के सिक्के का प्रयोग, अब यहाँ पर सोना आ जाता है, ठीक है। सोने के सिक्के का प्रयोग सबसे पहले यूनानी शासकों ने किया था। यूनान से जो शासक भारत में आए थे, घुसपैठे, आक्रमणकारी, आतंकवादी, जो भी बोलिए, वो सब क्या है, उन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। कुषाण वंशीय कनिष्क, महान कनिष्क द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के पीढ़ी की, उन्हीं के वंश की बात हो रही है। कुषाण वंशीय शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। पहली बार किन्होंने चलाया था, यूनानी शासकों ने, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण वंशीय शासकों ने। अगले शासक आते हैं गुप्त शासक स्कंद गुप्त। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, बहुत सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन इन सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए थे वो बिल्कुल अशुद्ध था। देखिए बहुत अधिक मात्रा में हम किसी चीज़ का प्रयोग करें तो वो शुद्ध रूप में नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए उसकी क्वालिटी गिरानी पड़ जाती है। और वो इसमें जो स्कंदगुप्त जी जो हैं, उन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे वो सर्वाधिक था, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर जगह सोने के ही सिक्के थे, लेकिन उस सोने के सिक्कों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो शुद्ध थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के स्कंदगुप्त के समय पर चलाए गए, लेकिन वो सर्वाधिक अशुद्ध भी थे, ठीक है। चांदी के सिक्के का प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे किया गया। विक्रमादित्य, विक्रम और वेताल वाले ही ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ठीक है। चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था, च से चांदी का सिक्का, च से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, याद रखेंगे। मयूर शैली का जो सिक्का है वो समुद्रगुप्त के टाइम पर चलाया गया था। देखिए ये तीनों ही गुप्त शासक हैं, ठीक है। ये समुद्रगुप्त जो है गुप्त काल के सबसे बड़े शासक, प्रतापिक शासक थे। इनके जो घोड़े थे, घोड़ा जो है इनका, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि देखिए भारत जो है लास्ट प्रायद्वीप टाइप का है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ है अरब सागर, ठीक है। तो इनका क्षेत्र मतलब पूरा इतना फैला हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ये तीनों स्थान का मतलब पानी पर इनका अधिकार था, तीनों क्षेत्र पर इनका अधिकार था, इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। इसलिए इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनका घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों समुद्र का पानी पी जाएगा ऐसा नहीं था, मतलब कहा जाता है कि तीनों समुद्र का पानी पी सकता था, इतना विशाल इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो इन्होंने मयूर शैली का सिक्का चलाया था समुद्रगुप्त ने, लेकिन ये जो मयूर शैली था ना, वो उस प्रकार का सिक्का जो है गुप्त काल में सर्वाधिक चला था, ठीक है। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो मुहर था वो क्या था, मयूर शैली का सिक्का, ठीक है। कौड़ी भी इसी के समय, समुद्रगुप्त के समय कौड़ी का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। चमड़े के सिक्के का प्रयोग शिहाबुद्दीन, जो कि हुमायूं के टाइम पर एक दिन का, हुमायूं जब राजा था तो एक बार गिरते हपड़ते इसकी मृत्यु हुई थी, वैसे ही ज़िंदगी भर ये गिरता हपड़ता रहा, ठीक है। और गिरते हैं पड़ते एक दिन ये मतलब नदी में बह गया था, तो नदी में बह गया तो शिहाबुद्दीन क्या कर रहा था, वहाँ पर मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते इसने हुमायूं को पकड़ लिया, तो हुमायूं से खुश हो गया कि इसने मेरी जान बचाई है। तो इस शिहाबुद्दीन को एक दिन का इसने क्या था उस समय, अजीमोशान शहंशाह बना दिया था एक दिन का। तो इसने क्या किया था, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए चमड़े का सिक्का लगा दिया था। शासक बना एक दिन का, मछुआरा था बेचारा, मछली पकड़ता था, ठीक है। लेकिन ये चमड़े का सिक्का, एक दिन के लिए इसे मौका मिला तो चमड़े का सिक्का इसने चला दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गया है। यह होता है बुद्धिमानी, ठीक है। हुमायूं सिक्कों के मामले में फेमस नहीं हुआ, लेकिन शिहाबुद्दीन चमड़े के सिक्के चलाए थे इसने हुमायूं के टाइम पे, इसलिए फेमस है। रुपया, जो आज भारतीय रुपया है, जिसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, भारतीय मुहर जो है, कॉइन, सिक्का, जिसे हम रुपया या फिर
पैसे जो हैं हमारे, वो जिसे हम रुपया कहते हैं, उस रुपये को सबसे पहले चलाया था शेर शाह सूरी ने। सोने का असरफी भी क्या है, शेर शाह सूरी ने चलाया था। दाम जो कहते हैं ना, दाम, वो भी शेर शाह सूरी ने चलाया था। सोने की असरफी भी शेर शाह सूरी ने, असरफी मतलब कॉइन ही होता है। गाना था ना पुष्पा, पुष्पा वाले मूवी में तेरी झलक असरफी, श्रीवल्ली वाला, वही वाला असरफी है, ठीक है। तो रुपया, दाम और सोने की असरफी शेर शाह सूरी ने चलाया था। आज के लिए इतना ही। बाकी जो विदेशी यात्री और साहित्य हैं और अभिलेख हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।